सिविल इंजीनियरिंग का एक ऑब्जेक्टिव बुक का चैप्टर है स्टील स्ट्रक्चर। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बुक जो कि गुप्ता एंड गुप्ता के नाम से जाना जाता है। गुप्ता एंड गुप्ता के नाम से जाना जाता है, जिसी का चैप्टर से लिया हुआ है स्टील स्ट्रक्चर। इसको हम लोग आज सोल्व करेंगे। इससे पहले भी हम लोग 1 से लेकर के 12 तक का चैप्टर को हम लोग इसको सोल्व कर चुके हैं, एनालाइज कर चुके हैं। ठीक है, ये 13 नंबर चैप्टर है जिसमें हम लोग स्टील स्ट्रक्चर सोल्व कर रहे हैं और पूरा सीरीज बना रहे हैं सोल्व करते हुए, ताकि हम एग्ज़ाम में इसका रिवीजन कर सकें डायरेक्ट इसका, क्योंकि इसका जो क्वेश्चन होता है काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है हर एक एग्ज़ाम के लिए। हर एक एग्ज़ाम में जो एंट्रेंस या कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होता है उसमें ये डायरेक्ट मैच करता है। इसीलिए हम लोग गुप्ता एंड गुप्ता जो बुक है उसको हम लोग पूरा सोल्यूशन कर रहे हैं और एनालाइज करते हुए हम लोग सीरीज बना रहे हैं। तो आज के सीरीज़ में हम लोग स्टील स्ट्रक्चर देख रहे हैं, जो 13 नंबर का चैप्टर है। इसको अलग शुरू करते हैं। इससे पहले आज के स्ट्रक्चर में हम लोग इसको शुरू कर रहे हैं। तो आज हम लोग स्टील स्ट्रक्चर शुरू कर रहे हैं। इससे पहले भी हम लोग इसका पहला पार्ट देख चुके हैं, ये आगे का पार्ट इसमें शुरू कर रहे हैं। लास्ट पार्ट में हम लोग 200 तक के क्वेश्चन को सॉल्व किए थे स्टील का। इस पार्ट में हम लोग 200 से आगे का जो क्वेश्चन है उसको सॉल्व कर रहे हैं। तो लास्ट पार्ट में हम लोग इसको देख चुके हैं, लगभग 4 पार्ट हो चुका है, 5 पार्ट 40 क्वेश्चन का हम लोग प्रत्येक पार्ट में सॉल्व कर रहे हैं। फर्स्ट पार्ट में 40 तक किए, सेकंड पार्ट में 80 तक किए। इस तरह से हम लोग 200 तक के क्वेश्चन को सॉल्व कर चुके हैं 5 पार्ट में। ये पार्ट 6 नंबर पार्ट होगा और आज जो है 200 से आगे का जो क्वेश्चन है उसको सॉल्व करेंगे। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 200 नंबर क्या कह रहा है, क्या बोल रहा है ये। ए सिंपली सेपरेटेड बीम है of uniform cross section has span L and loaded by point load P at its mid span. The length of elastoplastic zone of plastic hinge मीन्स ये पूछ रहा है लेंथ ऑफ प्लास्टिक हिंज मीन्स LP का वैल्यू पूछ रहा है। हम लोग जानते हैं कि अगर पॉइंट लोड डाला हुआ है तो LP का जो वैल्यू होता है वो कितना होता है जो LP का जो वैल्यू होता है पॉइंट लोड के केस में वो कितना होता है L टू 1 माइनस 1/α। ये होता है फॉर पॉइंट लोड के केस में। अगर पॉइंट लोड लग रहा है किसी भी बीम पे, उस केस में जो LP का जो वैल्यू होता है वो होता है L ब्रैकेट 1 माइनस 1/α, मेर अल्फ़ा क्या है यहाँ पे सेफ फैक्टर होता है। ठीक है, और यही कि अगर UDL रहता तो UDL के केस में क्या होता है, LP का जो वैल्यू होता है वो क्या हो जाता है, LP का जो वैल्यू होता है L अंडर ब्रैकेट में हो जाता है L अंडर स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस 1/α। बस ये फ़र्क होता है UDL में और पॉइंट लोड में। तो यहाँ पे पॉइंट लोड मेरा पूछ रहा है, एक पॉइंट लोड दिया हुआ है और एक सिंपली सपोर्ट बीम यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन का है। तो हम लोग इसको अगर रेक्टेंगल मान के चलते हैं बीम को, तो LP का वैल्यू निकालते हैं। LP का वैल्यू कितना होता है L इंटू 1 माइनस 1/α। अल्फ़ा का वैल्यू फॉर रेक्टेंगल केस में कितना होता है 3/2। यहाँ पर 3 डिवाइड बाई 2 करेंगे 2 पर आ जाएगा 3 माइनस 2 1, तो हो जाएगा L इंटू 1/3, दैट मीन्स A। सिंपल सा सिर्फ फार्मूला लगाना था। LP का जो वैल्यू होता है लेंथ ऑफ प्लास्टिक हिंज का जो वैल्यू होता है फॉर पॉइंट लोड के केस में कितना होता है L इंटू 1 माइनस 1/α, वेयर अल्फ़ा इज द सेफ फैक्टर। बस इसी पे बनाना था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्या कर रहा है। ये प्लास्टिक एनालिसिस का क्वेश्चन है। ए फिक्स्ड बीम मेड ऑफ अ स्टील बीम, ए फिक्स्ड बीम है मेड ऑफ अ स्टील इज शोन इन फिगर एट कोलैप्स द वैल्यू ऑफ लोड P विल बी इक्वल टू। कोलैप्स लोड का वैल्यू पूछ रहा है। तो हम लोग जानते हैं कि अगर इसका DS निकाला जाए तो DS कितना हो जाएगा 3 आ रहा है। DS कितना आ रहा है 3, DS जो आ रहा है 2 आ रहा, DS जो आएगा 4 माइनस 2 दैट इज 2 आएगा। तो यहाँ पर नंबर ऑफ प्लास्टिक हिंज होगा 2 + 1 दैट इज 3 होगा। तो इस केस में अगर प्लास्टिक हिंज देखा जाए तो पहला बनेगा 2 एंड पे, दूसरा बनेगा जहाँ पे क्रॉस सेक्शन चेंज होता है या फिर जहाँ पे लोड एक्ट होता है वहाँ पे। तो इसका अगर हम मैकेनिज्म बनाया जाए तो मैकेनिज्म इसका कैसा शेप बनेगा, एक यहाँ बनेगा, एक यहाँ बनेगा और एक यहाँ बनेगा। ये जो जंक्शन होता है, जंक्शन पे हम लोग कौन सा MP कंसीडर करते हैं, जो मिनिमम वैल्यू होता है। यहाँ पे मिनिमम देखा जाए इस पॉइंट पे, इस जंक्शन पे, तो मिनिमम मेरा MP होगा। तो यहाँ पे अगर डायग्राम निकाला जाए तो यहाँ पे एक ठिठा इधर आ जाएगा, एक ठिठा एक और करेंगे तो यहाँ पे 2 ठिठा आएगा। अगर इसका डायग्राम मैकेनिज्म है इस तरह से,
तो मैकेनिज्म में अगर देखा जाए तो एक यहाँ आ जाएगा, एक यहाँ आ जाएगा। इसका एंगल जो सेंटर पे L/2 दोनों बराबर हो जाएंगे। ये भी थीटा, ये भी थीटा, ये भी थीटा, ये भी थीटा, चारों थीटा होगा। तो यहाँ पर 2 MP थीटा प्लस थीटा यहाँ आ जाएगा। यहाँ पे MP इंटू थीटा हो जाएगा। यहाँ पे MP इंटू थीटा, दो यहाँ पर 2 हो जाएगा MP, और यहाँ 2 2 4 1 5, टोटल 5 MP हो जाएगा। तो 5 MP इंटू थीटा। एक्सटर्नल वर्क कितना हो जाएगा, ये इंटरनल हो गया, वर्क डन इंटरनल, और एक्सटर्नल कितना हो जाएगा मेरा, तो P इंटू L/2 इंटू थीटा। तो L से L कैंसिल हो जाएगा एक, अच्छा L से नहीं, थीटा से थीटा कैंसिल हो जाएगा, 5 और 10। तो यहाँ पर अगर P देखा जाए कोलैप्स तो कितना हो जाएगा, 10 MP/L। सिंपल सा इसमें मैकेनिज्म निकालना था, मैकेनिज्म थ्योरम से। एक यहाँ लगा दो, एक यहाँ निकाल दो। यहाँ पर हो जाएगा 2 MP थीटा, यहाँ पर MP थीटा 2 MP, और यहाँ पे MP थीटा, तो 10, 5 इंटू 2 10 हो जाएगा, दैट इज A। नेक्स्ट, द रेशियो ऑफ कोलैप्सिबल लोड ऑफ प्रोप्ड कैंटिलीवर ऑफ स्पैन L। अगर प्रोप्ड कैंटिलीवर है तो इस पर UDL डाला हुआ है, तो इसका जो MP का कोलैप्स लोड का वैल्यू कितना होता है, इसमें हम लोग जानते हैं 11.565 MP/L, ये होता है प्रोप्ड कैंटिलीवर में। और दूसरा क्या बोल रहा है, तो देन स्पैन टू दैट ऑफ द सिंपली सपोर्ट बीम कैरिंग ए सेम लोड। और सिंपली सपोर्टेड में कितना होगा, सबसे पहले यहाँ देखते हैं, एक प्रोप्ड कैंटिलीवर दिया हुआ है और एक सिंपली सपोर्ट बीम दिया हुआ है। तो सिंपली सपोर्ट बीम में अगर देखा जाए, सिंपली सपोर्ट बीम में तो जो कोलैप्स लोड का वैल्यू जो होता है वो कितना होता है, कोलैप्स लोड का वैल्यू होता है, अगर UDL डाला हुआ है तो 8 MP/L होता है। और यही अगर प्रोप्ड कैंटिलीवर में देखा जाए तो कितना होता है, 11.656 MP/L। ये दोनों का रेशियो निकालने बोल रहा है, तो रेशियो निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, तो दोनों का रेशियो हो जाएगा P इंटू प्रोप्ड कैंटिलीवर इंटू P इंटू सिंपल सपोर्ट बराबर 11.656 डिवाइड बाई 8। इसको सोल्व करेंगे, सोल्व करने के बाद कितना आ रहा है मेरा, 1.457, दोनों को बस रेशियो निकालना था। नेक्स्ट है इलास्टोमेरिक बेयरिंग पैड्स आर। इलास्टोमेरिक बेयरिंग पैड जो होता है वो किस में यूज होता है, वो पूछ रहा है, या क्या होता है। इलास्टोमेरिक बेयरिंग पैड्स आर फ्लैट सॉलिड मेटल, फ्लैट नहीं होता, प्री फेवरेबल टू स्टील रोल बेयरिंग सिंस दे डू नॉट रिक्वायर एनी पीरियोडिकल मेंटेनेंस। ये सही है, क्योंकि इसको फिर से ये मेंटेनेंस की ज़रूरत नहीं पड़ता है स्टील रोल बेयरिंग में, इसलिए हम लोग इलास्टोमेरिक बेयरिंग पैड्स का यूज करते हैं, दैट इज बी इसका एग्जैक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है टू ट्रांसफॉर्म, क्या बोल रहा है, टू ट्रांसफॉर्म एन indeterminate frame with a degree of indeterminacy R into determinate on the number of plastic hinge। बोल रहा है कि एक indeterminate स्ट्रक्चर को डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर में, अगर इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर है, इसको कन्वर्ट करना है डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर में, तो नंबर ऑफ प्लास्टिक हिंज कितना होगा, नंबर ऑफ प्लास्टिक हिंज जो होगा नंबर ऑफ इंडेटर्मिनेसी के बराबर होगा। नंबर ऑफ स्टैटिक इंडेटर्मिनेसी होता है उसके बराबर होता है, अगर उसको डिटर्मिनेट में बदलना है तो। और अगर इसको मैकेनिज्म में बदलना है तो +1 हो जाएगा। अगर नंबर ऑफ मैकेनिज्म ज्वाइन करना है, जनरेट करना है, तो +1 होता है। तो यहाँ पर क्या पूछ रहा है कि इनडिटर्मिनेट फ्रेम को डिटर्मिनेट में कन्वर्ट करना है तो नंबर ऑफ प्लास्टिक हिंज कितना होगा। तो नंबर ऑफ प्लास्टिक, अगर डिग्री ऑफ इंटरमिनेसी R दिया हुआ है तो सेम हो जाएगा। नंबर ऑफ प्लास्टिक हिंज कितना इसमें चाहिए, DS के बराबर होगा डिटर्मिनेट बनाने के लिए, तो कितना हो जाएगा, R हो जाएगा। तो इस तरह से इसका आंसर C हो जाएगा। यही अगर मैकेनिज्म कन्वर्ट करता है कि टू इंडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर को मैकेनिज्म फॉर्म में बदलना है तो उसको कितना हो जाता, R+1। अगर मैकेनिज्म फॉर्म करने के लिए कितना चाहिए, नंबर ऑफ हिंज, तो R+1, DS+1। मैकेनिज्म में कन्वर्ट करने के लिए हमको इसको कितना चाहिए, तो DS+1, दैट मीन्स R+1। तो लेकिन यहाँ पे डिटर्मिनेट में पूछ रहा था तो डिटर्मिनेट सिर्फ नंबर ऑफ इंडिटर्मिनेसी हो जाएगा। नेक्स्ट है द नोचिंग इज ए सिंपली सपोर्टेड टिम्बर। नोचिंग पूछ रहा है, सिंपली सपोर्टेड टिम्बर बीम ऑफ स्पैन L एंड डेप्थ D शुड बी रिस्ट्रिक्टेड। जो नोचिंग होता है सिंपली सपोर्टेड टिम्बर में वो कितना होना चाहिए, जो नोचिंग होता है जो एंड से लेकर के, अगर एंड सपोर्ट से देखा जाए तो एंड सपोर्ट से जो इसका डिस्टेंस होना चाहिए L/6 से लेकर के 3D, L/6 से लेकर के 3D होना चाहिए। कहाँ से, सपोर्ट से, L/6 टू 3D, L/6 से लेकर के 3D के बीच में होना चाहिए इसका
सपोर्ट, जो कि डी क्या है इसका बीम का डेप्थ हो गया, और एल जो हो गया स्पैन लेंथ हो गया। ठीक है, अगर ये बीम है, इसका जो नोचिंग होता है, अगर स्पैन लेंथ एल दिया हुआ है, इसका डेप्थ डी दिया हुआ है, तो इसका जो नोचिंग होता है उसको कितना होना चाहिए, L/6 से लेकर के मैक्सिमम 3D तक होना चाहिए। कहाँ से, स्टार्टिंग से या सपोर्ट से। तो ऑप्शन देख लेते हैं, 1/6 और 3D फ्रॉम द सपोर्ट विचएवर इज लेस। इससे जो कम है वही होता है विचएवर इज लेस। 1/6 to 3D फ्रॉम सपोर्ट, ये याद रखना है, फ्रॉम सपोर्ट दैट इज डी। नेक्स्ट है, ए स्टील बीम ऑफ रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन इज क्लैम्प्ड एट बोथ एंड। सबसे पहले यहाँ पे ना है क्लैम्प्स एट बोथ एंड, दोनों एंड जो है इसका क्लैम्प्स है। ठीक है, ए स्टील बीम ऑफ रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन, रेक्टेंगुलर है क्रॉस सेक्शन, इज क्लैम्प्ड एट बोथ एंड्स, प्लास्टिक डिफॉर्मेशन इज जस्ट ऑब्जर्व, प्लास्टिक डिफॉर्मेशन हो रहा है। व्हेन द यूडीएल ऑन द बीम इज 10 kN per meter at the instant of collapse, then the load on the beam will be, तो कोलैप्स लोड पूछ रहा है, इंस्टेंट ऑफ द कोलैप्स द लोड ऑन द कोलैप्स लोड का वैल्यू पूछ रहा है, किसमें कितना होगा। अगर सिंपल सा अगर देखा जाए, हम लोग फार्मूला जानते हैं, जो अल्फा सेफ फैक्टर होता है कितना होता है, PC डिवाइड बाई P, कोलैप्स लोड डिवाइड बाई अप्लाइड लोड या अलाउबल लोड। तो अल्फा जो होता है रेक्टेंगुलर केस में कितना होता है, 1.5 होता है, PC निकालना है, और यहाँ पे क्या दिया हुआ है, P दिया हुआ है कितना 10, यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरा PC का वैल्यू कितना रहा 15, बट ये 15 kN पर मीटर आ गया। बट यहाँ पे दिया हुआ दोनों एंड्स हिंज है, तो इसके बाद इसको जो आगे कन्वर्ट करेंगे, मान लीजिए ये हिंज है, दोनों फिक्स है, तो एक और नया हिंज जनरेट होगा, कहाँ पे, मिडिल सेक्शन में जनरेट होगा। मिडिल सेक्शन में जनरेट होगा तो जो एक्चुअल जो होगा कोलैप्स लोड फिक्स्ड बीम फिक्स्ड एंड के वजह से, तो 4/3 टाइम्स हो जाएगा, जो अप्लाइड हुआ वो, तो 4/3 टाइम्स हो जाएगा किसका, 15th का, तो 3/5 कितना हो जाएगा 20। ये फिक्स्ड एंड था, इसलिए एक और हिंज जनरेट होगा, एक और नंबर ऑफ हिंज एक और जनरेट होगा मिडिल सेक्शन में, इसीलिए जो कोलैप्स लोड जो होगा फिक्स्ड एंड के वजह से या फिक्स्ड बीम की वजह से, तो 4/3 टाइम्स होगा 15th का, इससे मल्टीप्लाई करें तो मेरा 20 आ गया। इसलिए इसका आंसर जो होगा 20 kN पर मीटर। कंपोजिट कंस्ट्रक्शन है, क्या बोल रहा है, इन कंपोजिट कंस्ट्रक्शन इंटरफेस स्लिपिंग इज प्रिवेंटेड, कंपोजिट कंस्ट्रक्शन इंटरफेस स्लिपिंग इज प्रिवेंटेड बाय यूजिंग शियर कनेक्टर। कंपोजिट कनेक्शन जो होता है, कंपोजिट कंस्ट्रक्शन जो होता है, कंपोजिट में हम लोग शियर के लिए ही करते हैं यूज। कंपोजिट कंस्ट्रक्शन इंटरफेस स्लिपिंग इज प्रिवेंटेड बाय यूजिंग शियर कनेक्टर। जो कंपोजिट कंस्ट्रक्शन होता है उसमें जो स्लिपिंग जो होता है उसको किससे रोकते हैं, तो शियर कनेक्टर से रोकते हैं। ये सही है, कंपोजिट कंस्ट्रक्शन जहाँ पे आएगा उसके लिए शियर कनेक्टर ही यूज करते हैं इसमें। तो डिफरेंशियल श्रिंकेज इज ऑब्जर्व बाय यूजिंग द सेम ग्रेड ऑफ कंक्रीट फॉर बोथ द कंपोनेंट, डिफरेंशियल श्रिंकेज नहीं होगा। प्री कास्ट मेंबर इज ऑलवेज डिजाइन टू कैरी द वेट ऑफ इन सिटू कंक्रीट विदाउट प्रोप, प्री कास्टेड नहीं, गलत है। इन सिटू कंक्रीट कैन नॉट बी प्री स्ट्रेच, इन सिटू पे प्री स्ट्रेच हो सकता है। तो इसमें एक्चुअली अगर देखा जाए तो कंपोजिट कंस्ट्रक्शन कहाँ पे आएगा, तो उसमें सिर्फ याद रखना है शियर कनेक्टर यूज होता है स्लिपिंग पर्पस को प्रिवेंट करने के लिए। तो इस तरह से इसका आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट है, इफ़ ए बी द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ बार, द गेज लेंथ ऑफ मेजरमेंट ऑफ डक्टिलिटी का जो एरिया होता है वो कितना होता है, 5.65 इंटू अंडर स्क्वायर रूट ऑफ ए, 5.65 अंडर स्क्वायर रूट ऑफ ए। तो डक्टिलिटी का जो एरिया होता है, डक्टिलिटी का वैल्यू जो होता है, ए एरिया है दिया हुआ तो क्रॉस सेक्शन का, तो गेज लेंथ का जो वैल्यू हो गया 5.65 इंटू अंडर स्क्वायर रूट ऑफ ए एरिया हो गया, दैट इज ए। नेक्स्ट है हाई इल्ड डिफॉर्म बार। हाई इल्ड डिफॉर्म बार जो होता है वो पूछ रहा है, हाई इल्ड डिफॉर्म बार हैव ए डिफिनिट इल्ड वैल्यू, केमिकल कंपोजिशन डिफरेंट फ्रॉम द माइल्ड स्टील, केमिकल कंपोजिशन परसेंटेज, इसमें देखते हैं परसेंटेज इलोंगेशन लेस देन दैट ऑफ माइल्ड स्टील। परसेंटेज इलोंगेशन जो होता है हाई स्टील का, हाई इल्ड डिफॉर्म बार का वो कम होता है, किसके कंपेयर में, तो माइल्ड स्टील के बार में। सही दिया हुआ क्योंकि इसमें कार्बन कंटेंट ज़्यादा होता है, कार्बन कंटेंट ज़्यादा होता है तो डक्टिलिटी इसका कम जाता है, डक्टिलिटी कमेगा तो फिर इसका जो इलोंगेशन होगा वो कम होगा किसके कंपेयर में, माइल्ड स्टील में। तो ये एग्जैक्ट सही होगा। यहाँ पर नियरेस्ट देखा जाता है कि कौन सा एग्जैक्ट करेक्ट होगा, तो इलोंगेशन इसका कम होगा किसी कंपेयर में, माइल्ड स्टील के कंपेयर में। नेक्स्ट है द इफेक्टिव लेंथ ऑफ स्ट्रक्चर
द इफेक्टिव लेंथ ऑफ अ स्ट्रक्चर स्टील कंप्रेशन मेंबर दिया हुआ है, ठीक है। लेंथ एल इफेक्टिवली हेल्ड इन पोजिशन एंड रिस्ट्रेंड अगेंस्ट रोटेशन एट वन एंड बट नाइदर हेल्ड इन पोजिशन नॉट रिस्ट्रेंड अगेंस्ट रोटेशन ऑफ द अदर एंड। करने का मतलब एक एंड फिक्स है, एक एंड हिंज है, एक एंड फिक्स्ड है, एक एंड फ्री है। तो इफेक्टिव लेंथ इसमें कितना होगा? इफेक्टिव लेंथ इसमें कितना हो जाता है? तो 2L हो जाता है। इफेक्टिव लेंथ इसमें कितना हो जाता है? तो इफेक्टिव लेंथ इसमें 2L हो जाता है। इस तरह से इसका आंसर डी हो जाएगा। इसका इफेक्टिव लेंथ इस तरह से अगर देखा जाए तो 2L हो जाएगा। नेक्स्ट है, इन द सिंप्लीफाइड डिजाइन ऑफ एंगल आयरन पर्लिन्स विच वन ऑफ द फॉलोइंग assumptions वुड नॉट बी वैलिड? लोड कंपोनेंट एक्टिंग नॉर्मल टू द स्लोप इज कंसिडर। लोड इसमें जो बोल रहा है कि वैलिड कौन सा नहीं है। इन सिंप्लीफाइड डिजाइन पूछ रहा है किसका? एंगल आयरन पर्लिन का डिजाइन कर रहे हैं, एंगल आयरन पर्लिन का डिजाइन कर रहे हैं। तो इसमें से कौन सा एजम्पशन जो है नॉट वैलिड पूछ रहा है, नॉट बी वैलिड। तो लोड कंपोनेंट एक्टिंग नॉर्मल टू द स्लोप इज कंसिडर्ड। जो लोड कंपोनेंट होता है स्लोप का जो परपेंडिकुलर होता है, जो स्लोप का परपेंडिकुलर होता है उसी को कंसिडर करते हैं। लोड कंपोनेंट एक्टिंग नॉर्मल टू द स्लोप इज कंसिडर्ड, तो ये सही है मेरा, क्योंकि जो इसका नॉट वैलिड पूछ रहा था ना तो ये वैलिड होता है, ये सही है। बेंडिंग मोमेंट अबाउट द माइनर एक्सिस कंसीडर, माइनर एक्सिस नहीं मेजर एक्सिस के अबाउट कंसीडर करते हैं, तो ये मेरा गलत हो गया। ये नॉट वैलिड पूछ रहा था तो ये मेरा गलत हो गया। इलेवल बेंडिंग स्ट्रेस इज नॉट रिड्यूस्ड, इलेवल बेंडिंग में स्ट्रेस जो है इसको नॉट रिड्यूस करते हैं, इसको कम नहीं कर सकते हैं, तो ये भी सही है। नेक्स्ट है, स्लोप ऑफ द रूफ शुड नॉट बी एक्सीड, स्लोप ऑफ द रूफ शुड नॉट एक्सीड 30 डिग्री। स्लोप जो होता है 30 डिग्री से ज़्यादा नहीं होना चाहिए रूफ का, ये भी सही है। ये सही था, ये सही है, एक सही है। और एलोवेबल स्ट्रेस कैन नॉट बी रिमूव, ये भी सही है। ये माइनर की जगह पर अगर मेजर रहता तो ये भी सही होता, तो इस तरह से मेरा ये गलत हो गया। एग्जैक्ट जो आंसर हो गया नॉट वैलिड पूछ रहा है, तो कितना हो जाएगा मेरा? माइनर वाला नॉट वैलिड हो जाता है, बेस का करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट है मैचिंग का क्वेश्चन है। फर्स्ट में दिया हुआ कनेक्शन और सेकंड में दिया हुआ टाइप ऑफ बीम। पहला कनेक्शन दिया हुआ सेमी रिजिड कनेक्शन, फ्रेम्ड कनेक्शन एंड फ्लेक्सिबल कनेक्शन। तो फ्लेक्सिबल कनेक्शन में देखा जाए तो परमिट लार्ज एंगल ऑफ रोटेशन एंड द ट्रांसमिट नेग्लिजिबल मोमेंट। फ्लेक्सिबल कनेक्शन जो होता है लार्ज एंगल ऑफ रोटेशन वैलिड करता है। फ्लेक्सिबल के बाद रिजिड अगर देखा जाए तो रिजिड में स्मॉल एंड रोटेशन होगा, तो एक का मेरा 2 हो जाएगा और सी का मेरा 1 हो जाएगा। ऑप्शन देखते हैं, 1 का 2 सी का 1 ऑप्शन मैच करता है यहीं से, 1 का 2 सी का 1, 2 1 1 में दिया हुआ है, 2 1 1 ही में दिया हुआ है, तो इससे कह सकते हैं। अच्छा, 1 का मेरा आ रहा था 2 और सी का आ रहा था 1, दैट इज सी इसका एग्जैक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट है, फॉर 2 प्लेट ऑफ इक्वल थिकनेस फुल स्ट्रेंथ ऑफ फिलेट वेल्ड, 2 प्लेट दिया हुआ इक्वल थिकनेस फुल स्ट्रेंथ ऑफ फिलेट वेल्ड कैन बी इंश्योर इफ इट्स मैक्सिमम साइज ऑफ स्क्वायर एज। स्क्वायर एज में पूछ रहा था, स्क्वायर एज में जो होता है ओरिजिनल से इसमें 1.5 टाइम्स इसको कम 1.5 mm कम कर देते हैं। तो ओरिजिनल थिकनेस होता है, अगर स्क्वायर एज है तो ओरिजिनल थिकनेस ऑफ प्लेट माइनस 1.5 mm इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो इसका मैक्सिमम साइज होता है। यहीं अगर राउंडेड शेप रहता, अगर इस तरह से हम लोग ज्वाइन कर रहे हैं, ये रेक्टेंगल हो गया, तो इसमें ज्वाइन करने के लिए हम लोग इसका सब्ट्रैक्ट कर देते हैं थिकनेस माइनस 1.5। बट यही राउंडेड शेप रहा है, अगर राउंडेड शेप इसको अगर बिल्डिंग करना है तो यहाँ पर कितना हो जाता है मेरा 3/4 टाइम्स हो जाता है थिकनेस ऑफ प्लेट का, 3/4 टाइम्स हो जाता है थिकनेस ऑफ प्लेट का। तो यहाँ पे क्या पूछ रहा है, 2 प्लेट दिया हुआ, थिकनेस इसमें टी दिया हुआ, स्ट्रेंथ प्लेट बेल्ट पूछ रहा है कितना होगा, मैक्सिमम साइज में कितना दें, स्क्वायर एज है तो 1.5 टाइम्स लेस देन द थिकनेस, दैट इज टी माइनस 1.5 mm। ठीक है, 75% थिकनेस किसको होता है, ये राउंड बार के लिए हो जाएगा। अगर राउंडेड देखा जाए, राउंडेड एज है तो ये राउंड एज अगर आएगा, राउंडेड एज है तो उसके लिए 75% थिकनेस, ये स्क्वायर एज था इसलिए ये हो गया। और अगर 75% थिकनेस का तो किस में हो जाएगा, ये राउंड बार हो जाएगा अगर राउंडेड एज बोले तो। नेक्स्ट है फिर से प्लास्टिक एनालिसिस का क्वेश्चन है। फिक्स्ड बीम सो इन फिगर द प्लास्टिक फेल्यूर लोड दैट इज कोलैप्स लोड पूछ रहा था। इस केस में क्या होगा, हम लोग जानते हैं इसमें 3 प्लास्टिक DS अगर देखा जाए तो 2 हो जाएगा, तो नंबर ऑफ हिंज अगर देखा जाए, नंबर ऑफ हिंज कितना हो जाएगा 2 + 1 फॉर मैकेनिज्म फॉर्मेशन, तो 3 हो जाएगा। नंबर ऑफ 3 हिंज फॉर्म होगा। 3 हिंज कहाँ पे होगा, एक यहाँ पे फॉर्म होगा, एक क्रॉस सेक्शन चेंज वहाँ पर, एक एंड पे, तो इसमें एक यहाँ पर बनेगा, एक यहाँ पर बनेगा। इसमें 2 केस बनेगा। पहला केस में अगर देखा जाए तो जहाँ पे लोड लग रहा है वहाँ पे एक बना देते हैं,
और दूसरा केस कहाँ पे बना, जहाँ पे क्रॉस सेक्शन मेरा चेंज हो रहा है, जहाँ पे क्रॉस सेक्शन चेंज हो रहा है। ठीक है, ये मेरा हो जाएगा L/3 पे, और यहाँ पर देख रहे हैं तो L/2 पे एक प्लास्टिक हिंज बन रहा है। और हम लोग जानते हैं जो जॉइंट पे अगर चेंज करते हैं तो जॉइंट पे हम लोग जो मिनिमम वैल्यू होता है MP का वो कंसीडर करते हैं, मिनिमम वाला। तो फर्स्ट केस में हम लोग देखें, सेकंड केस में देखें। फर्स्ट केस में इसको सॉल्व कर रहे हैं तो जो PU का जो वैल्यू आ रहा है वो कितना आ रहा है, PU का जो वैल्यू आ रहा है फर्स्ट केस में जो PU का वैल्यू आ रहा है वो मेरा आ रहा है 16.5 MP/L। और सेकंड केस में जो PU का जो वैल्यू आएगा वो कितना आएगा 15 MP/L। तो हम लोग जानते हैं कि जो मिनिमम वैल्यू होता है एबव 2 तो नो इज कंसीडर फॉर कोलैप्स लोड। जो मिनिमम वैल्यू होता है एबव 2 में, या जितना भी वैल्यू निकालते हैं उसमें जो मिनिमम वैल्यू होता है उसको हम लोग कोलैप्स लोड कंसीडर करते हैं। यहाँ पर 16.5 है, यहाँ पर 15 है, तो कंसीडर किस में करेंगे, तो 15 वाला कंसीडर करेंगे। तो इस तरह से इसका देखा जाए आंसर, तो 15 वाला कंसीडर करेंगे। हमें सिंपल से याद रखना है कि जो फर्स्ट केस निकाले यहाँ से, जो इंटरनल वर्क डन होगा, इंटरनल वर्क डन जो होता है, वर्क डन जो इंटरनल होगा वो कितना होगा, P इंटू डेल होता है। और डेल वहाँ पे कंसीडर करते हैं जहाँ पे लोड एक्ट कर रहा है। ठीक है, P इंटू डेल, तो दोनों में P इंटू L/3 हो जाएगा इंटू थीटा हो जाएगा, दोनों में सेम होगा। जो इंटरनल फोर्स होगा यहाँ पे एक P लग रहा था तो इसमें भी यहाँ पे L/3 पे ही लग रहा था ना, तो इसमें भी जो इंटरनल वर्क डन होगा, दोनों में जो इंटरनल होगा, दोनों केस में जो वर्क डन इंटरनल वो कितना हो जाएगा, P इंटू L/3 इंटू डेल्टा। और दूसरा में भी वही हो जाएगा, फर्स्ट केस में और सेकंड केस में भी वही हो जाएगा, इंटरनल वर्क डन P इंटू L/3 इंटू डेल्टा। सिर्फ यहाँ पे वर्क डन एक्सटर्नल जो होता है वो अलग अलग होता है। दोनों को सोल्व करेंगे, सोल्व करने के बाद एक में आ रहा है 16.5 MP और सेकंड में आ रहा है कितना 15 MP/L। तो जो मिनिमम होगा 15 वो कंसिडर करते हैं इसका आंसर के लिए, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है द हाइट एट विच विंड फोर्स एक्ट ऑन ए मूविंग व्हीकल ऑन ब्रिज डेक। पूछ रहा है द हाइट एट विच विंड फोर्स एक्ट ऑन द मूविंग व्हीकल। मूविंग व्हीकल के ब्रिज कितना हाइट पे एक्ट करता है, वो व्हीकल पे जो मूविंग व्हीकल है उसका विंड फोर्स कितना हाइट पे एक्ट करता है, तो 1.5 मीटर पे, दैट इज बी। रैकिंग फोर्स, रैकिंग फोर्स जो होता है एक लैटरल फोर्स होता है। रैकिंग फोर्स जो होता है एक लैटरल टाइप का फोर्स होता है रैकिंग फोर्स। पूछ रहा है रैकिंग फोर्स ऑन ए स्टील रेलवे ब्रिज इज ट्रैक्टिव फोर्स, ट्रैक्टिव इफेक्ट नहीं होता ड्राइविंग व्हील का। ब्रेकिंग इफेक्ट लीनियर होता है या लॉन्जिट्यूडिनल होता है। रेसिस्टेंस ऑफर्ड बाय द बेरिंग टू द मूवमेंट एट द रोलर एंड्स। लैटरल मूवमेंट सही है ऑफ द ट्रेन व्हेन मूविंग ऑन द स्ट्रेट ट्रैक। लैटरल जो मूवमेंट होता है उसी को रैकिंग फोर्स कहते हैं, दैट इज डी। नेक्स्ट है फॉर ए कंपोजिट स्टील, फिर से आ गया कंपोजिट। फॉर ए कंपोजिट स्टील बीम एंड RCC बीम, फॉर ए कंपोजिट स्टील बीम एंड RCC स्लैब फ्लूइड कंस्ट्रक्शन द ग्रेड ऑफ कंक्रीट हैज टू बी M20 फॉर द कंपोजिट एक्शन टू बी सेटिस्फैक्ट्री। तो हम लोग जानते हैं कंपोजिट बीम में हम लोग सीयर के लिए, रोकथाम के लिए हम लोग तो सीयर प्रिवेंट करने के लिए हम लोग यूज करते हैं। इसमें ऑप्शन देखते हैं द लॉन्जिट्यूडिनल रिइंफोर्समेंट ऑफ द स्लैब हैज टू बी वेल्डेड to the beam to develop monolithically, गलत है। the notch is made in the slab hoist the upper flange of the beam, एक नोच करते हैं अपर फ्लेंज पे, ये भी गलत है। सीयर कनेक्टर आर प्रोवाइडेड, देखिए सीयर कनेक्टर प्रोवाइड करते हैं कहाँ पे, टू डेवलप द कंपोजिट एक्शन। लोग जानते हैं जहाँ पे कंपोजिट एक्शन आता है वहाँ पे हम लोग सीयर एक्शन को प्रिवेंट करने के लिए हम लोग सीयर यूज करते हैं। यहाँ पे सीयर कनेक्टर को यूज किया जाता है कंपोजिट सेक्शन, दैट इज डी हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू इंडियन रेलवे बोर्ड इन द रिस्पेक्ट ऑफ अ स्टील गर्डर सिंगल ट्रैक स्पैन फॉर मीटर गेज द इम्पैक्ट फैक्टर फॉर ए स्पैन 6 मीटर। इम्पैक्ट फैक्टर पूछ रहा था। इम्पैक्ट फैक्टर का हम लोग डिफिनेशन पहले भी देखे। इम्पैक्ट फैक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, इम्पैक्ट फैक्टर इज इक्वल टू हम लोग देखे हैं 0.15 प्लस 8 डिवाइडेड बाई L प्लस 6। L स्पैन लेंथ है। इसको और अगर फ्रेश देखा जाए तो यहाँ पर अगर इम्पैक्ट फैक्टर का वैल्यू देखा जाए, इम्पैक्ट फैक्टर इक्वल टू क्या होता है 0.15 प्लस 8 डिवाइडेड बाई L प्लस 6। L कितना हो जाएगा मेरा, स्पैन दिया हुआ 6 मीटर, 6 × 6 कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। तो 15 प्लस 8 डिवाइड बाई 12, इसको सोल्व करेंगे। सोल्व करने के बाद कितना आ रहा है मेरा लगभग 0.75 आ रहा है, दैट इज बी।
बस इम्पैक्ट फैक्टर का फॉर्मूला याद रखना है। इम्पैक्ट फैक्टर का फॉर्मूला 0.15 प्लस 8 डिवाइड बाई एल प्लस 6, ये स्पैन लेंथ हो गया एल। नेक्स्ट है इन द कंपोजिट कंस्ट्रक्शन द कनेक्शन बिटवीन, फिर से कंपोजिट आ गया, कंपोजिट कंस्ट्रक्शन। तो इसमें तो हम लोग जानते हैं इन ए कंपोजिट कंस्ट्रक्शन द कनेक्शन बिटवीन ए रेनफोर्स्ड कंक्रीट स्लैब, रेनफोर्स्ड कंक्रीट स्लैब में कनेक्शन करा और एसजे में ऑन विच द स्लैब इज रेस्टिंग ऑन द डिजाइन फोर्ड। जो कंपोजिट होता है कंस्ट्रक्शन रेनफोर्स और RSJ में कनेक्ट करा तो किसके लिए डिजाइन किया जाता है, किसको रेसिस्ट करने के लिए डिजाइन किया जाता है, तो शियर फोर्स को। कंपोजिट कंस्ट्रक्शन में हम लोग जानते हैं कि शियर फोर्स को प्रिवेंट करने के या रेसिस्ट करने के लिए यूज किया जाता है। इट इज सी ए प्रोप्ड कैंटिलीवर ऑफ स्पैन एल, एक प्रोप्ड कैंटिलीवर ऑफ स्पैन एल इज सब्जेक्टेड टू कॉन्सेंट्रेटेड लोड, कॉन्सेंट्रेटेड लोड एक्ट कर रहा मिड स्पैन, MP इज द प्लास्टिक मोमेंट कैपेसिटी ऑफ द बीम देन द वैल्यू ऑफ कोलैप्स लोड। हम लोग जानते हैं अगर प्रोप्ड कैंटिलीवर दिया हुआ है, प्रोप्ड कैंटिलीवर दिया हुआ, अगर इस पर पॉइंट लोड है, पॉइंट लोड दिया हुआ है तो इसका जो PU का वैल्यू कितना हो जाएगा 6 MP/L। यहीं अगर UDL रहता, अगर UDL रहता तो कितना होता, PU बराबर कितना होता है 11.656 MP/L, और कितना पे होता है 0.414 मीटर। यहाँ पर x है, अगर UDL यहीं पर अगर UDL डाल देते हैं तो इस डिस्टेंस पे एक्ट करेगा कोलैप्स लोड, कितना होता है 0.414x UDL के केस में। बट यहाँ पे पॉइंट लोड पूछ रहा था, यहाँ पे पॉइंट लोड पूछ रहा है, कैंटिलीवर स्पैन इज सब्जेक्टेड टू कॉन्सेंट्रेटेड लोड, तो कॉन्सेंट्रेटेड लोड के केस में कितना हो जाता है, प्रोप्ट है तो 6 MP/L, दैट इज सी। नेक्स्ट है मैचिंग का है, सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो। स्ट्रक्चरल मेंबर, अच्छा टाइप ऑफ बेल्ट, ये यूज पूछ रहा है, टाइप ऑफ बेल्ट पूछ रहा है, किसको यूज करते हैं किस टाइप ऑफ बेल्ट में। तो ऑप्शन देखते हैं, द स्ट्रक्चरल मेंबर सब्जेक्टेड टू डायरेक्ट टेंशन और कॉम्प्रेशन। डायरेक्ट टेंशन और कॉम्प्रेशन होता है तो इसमें कौन सा लगता है, तो डायरेक्ट टेंशन और कॉम्प्रेशन किस में लगता है, वो बट बेल्ट टाइप का रहता है। वो जॉइनिंग टू सरफेस अप्रोक्सीमेटली एट द राइट एंगल टू ईच अदर, राइट एंगल मीन्स इस तरह से एक्ट कर रहा है। इसको ज्वाइंट करने के लिए हम लोग को ये फिलेट बेल्ट हो गया, तो राइट एंगल के लिए फिलेट बेल्ट इस तरह से देखा जाए। बी का मेरा 3 हो गया। ए होल इज मेड इन द वन ऑफ द कंपोजिट नेट कंपोनेंट्स एंड वेल्डिंग इज डन अराउंड द, क्या बोला, ए होल इज मेड इन द वन ऑफ द कंपोनेंट्स एंड वेल्डिंग इज डन अराउंड द पेरिफेरी ऑफ द होल। एक होल दिया हुआ है, इसके अगर वेल्डिंग इसके चारों पट्टी किया जाता है इसको बोलते हैं स्लॉट वेल्डिंग, तो इसको बोलते हैं स्लॉट वेल्डिंग। इस तरह से इसका एक हो जाएगा, परपेंडिकुलर राइट एंगल पे एक्ट कर रहा है तो इसमें कौन सा हो गया, ये फिलेट बेल्ट हो गया, दैट इज 3। डायरेक्ट के लिए कौन सा होगा, बट बेल्ट हो जाएगा। बट बेल्ट देखते हैं ऑप्शन में है, बट बेल्ट 5 में दिया हुआ है, दैट इज 5। ये ज्वाइंट अप्रोक्सीमेट राइट किस में हो गया 3, सी होल किस में हो गया 1 में, तो 531 ऑप्शन देख लेते हैं। 531 किस में दिया हुआ है, 531 मेरा सी में दिया हुआ, दैट इज सी। नेक्स्ट है ए सिंपली सपोर्ट बीम ऑफ स्पैन एल, each end is restrained against torsion, restrained कर रहा दोनों एंड को। compression flange being unrestrained, अच्छा compression flange being unrestrained according to the effective length of the compression flange will be equal to, क्या बोल रहा है, each end is restrained against torsion, जो each end जो है torsion के अगेंस्ट restrained है। compression being unrestrained, अच्छा एक unrestrained है, मीन्स कहने का मतलब है एक इस तरह से बन रहा है, दोनों मतलब जो है हिंज है। तो पूछ रहा है कि इस केस में इफेक्टिव लेंथ कितना होता है, इफेक्टिव लेंथ इसमें कितना होता है, तो एल के बराबर होता है, डिज ए। नेक्स्ट है कॉलम बेस, क्या है, कॉलम बेस इज सब्जेक्टेड टू मोमेंट इफ द इंटेंसिटी ऑफ द बेयरिंग प्रेशर ड्यू टू एक्सियल लोड इज इक्वल टू, बोल रहा है कॉलम बेस है सब्जेक्टेड टू मोमेंट, एक मोमेंट सब्जेक्ट करे इफ द इंटेंसिटी ऑफ बेयरिंग प्रेशर का जो इंटेंसिटी है वो एक्सियल लोड इज इक्वल टू स्ट्रेस ड्यू टू मोमेंट, मीन्स एक्सियल लोड का जो प्रेशर है वो इक्वल है किसका, मोमेंट का। देन द बेयरिंग प्रेशर बिटवीन द बेस एंड द कनेक्टर, कहने का मतलब है इसका ये, इसका कहने का मतलब क्या है कि एक मान लीजिए एक बीम है, इस बीम पे एक मोमेंट लग रहा है और एक इसी बीम पे एक एक्सियल लोड लग रहा था। एक्सियल लोड के वजह से जो इसमें प्रेशर आएगा वो कितना आ जाएगा, इसका डायग्राम देखा जाए तो इस तरह से इसका डायग्राम आ जाएगा, और मोमेंट की वजह से जो डायग्राम बनेगा वो किससे बन जाएगा, वो इस तरह लीनियर बनेगा।
इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, P डिवाइड बाई B इंटू एल। इसका देखा जाए तो 6mb डिवाइड बाई BL²। ये हो गया मोमेंट के वजह से, ये हो गया डायरेक्ट, ये एक्सियल लोड के वजह से हो गया और ये मोमेंट के वजह से हो गया। तो और ये बोल रहा है कि दोनों इक्वल है, ये और ये इक्वल हो गया है। तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कर रहा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कर रहा है कि P डिवाइड बाई BL इज इक्वल है किसका, 6m डिवाइड बाई BL² का। तो पूछ रहा है कि कंबाइंड कितना होगा। तो अगर कंबाइंड देखा जाए, अगर ये स्ट्रेस लग रहा है, इसको कंबाइंड एक्शन में देखा जाए तो यहाँ पर से मेरा ये लग रहा था ये, और इसी पे अगर हम लोग डायरेक्ट लगा दिया जाए इस पर, तो ये अपोजिट साइन का लगेगा, ये प्लस हो गया और ये माइनस हो गया। दोनों को ऐड करेंगे तो इफेक्टिवली अगर देखा जाए ऐड होगा तो कितना हो जाएगा, ये इस तरह से बनेगा, फॉर्म बनेगा इस तरह से। ये हो गया कंबाइंड एक्शन। तो एक यहाँ पे 0 हो जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा 6m BL² प्लस P डिवाइड बाई BL। एक एंड पे ये हो जाएगा, एक एंड पे ये हो जाएगा, ये स्पैन टोटल इसका विड्थ हो जाएगा B। तो इस तरह से इसका फॉर्म बनेगा। तो क्वेश्चन ऑप्शन क्या कर रहा है, समझ गया। एक्सेल लोड जो था इक्वल है किसका, मोमेंट का, जो स्ट्रेस मोमेंट लग रहा है, मोमेंट जो लग रहा है, मोमेंट की वजह से जो स्ट्रेस लग रहा है उसका। तो पूछ रहा है कि बेरिंग प्रेशर बिटवीन द बेस एंड द कंक्रीट, बेस और कंक्रीट के बीच में जो बेरिंग प्रेशर होगा वो कितना होगा। यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन थ्रू आउट यूनिफॉर्म नहीं होगा क्योंकि सिर्फ ये एक्सेल वाला यूनिफॉर्म होगा। 0 एट वन एंड एंड द कंप्रेशन एट द अदर एंड। सही है, इस तरह से भी हम लोग देखे थे, इस तरह से डायग्राम बना, एक एंड पे 0 है, एक एंड पे कंप्रेसिव है। तो ये मेरा आंसर हो गया। नेक्स्ट है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ए ग्रिलेज बेस इज चेक। जो ग्रिलेज बेस होता है किसके लिए चेक किया जाता है, तो बेंडिंग के लिए चेक किया जाता है, शियर के लिए चेक किया जाता है, वेब ग्रिपलिंग के लिए चेक किया जाता है, कंप्रेशन के लिए नहीं चेक किया जाता। क्योंकि ग्रिलेज बेस जो है वो कंप्रेशन के लिए चेक नहीं किया जाता। तो इस तरह से मेरा 1, 2 और 4 आंसर हो जाएगा। 1, 2, 4 किस में दिया हुआ, दैट इज डी में दिया हुआ। नेक्स्ट है ए बिल्डिंग डिटेल्स इज शो इन फिगर। अच्छा, इस तरह से बिल्डिंग दिया। तो बिल्डिंग नोटेशन पूछ रहा है। बिल्डिंग नोटेशन अगर इसमें देखा जाए तो सबसे पहले क्या होता है कि हम लोग जो कंसीडर करते हैं, तो इधर से अगर कंसीडर करते हैं, फिर 80 दिया हुआ तो 80 के बाद 75 हो जाएगा, फिर 100 हो जाएगा। तो ऊपर में 80 हो गया, फिर 75 हो गया, फिर 100 हो गया। डिवाइड करेंगे नीचे तो ये हो जाएगा 75 इंटू 100, पहले 75 फिर 100, 75 100, इस तरह से देखिए है। तो ऑप्शन देख लेते हैं इसका। अच्छा, पहले ये 8 mm है, स्टार्टिंग किए 8 mm से, तो 8 और ऊपर में कितना 80, 75 100, तो ये ठीक हो जाएगा मेरा, नीचे ठीक है। तो इस तरह से मेरा नोटेशन ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पता है, इन ए प्लास्टिक हिंज द एक्चुअल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्ट्रेन का डिस्ट्रीब्यूशन पूछ रहा है किसमें, प्लास्टिक हिंज में। जब प्लास्टिक हिंज होता है, अगर किसी बीम का देखा जाए, अगर मान लिया जाए ये बीम है, अगर क्रॉस सेक्शन देखा जाए तो अगर मतलब अगर इलास्टिक पे देखा जाए तो इलास्टिक में जो स्ट्रेस होता है ये होता है स्ट्रेस डायग्राम, ठीक है। इसी में अगर हम लोग स्ट्रेन भी देखा जाए तो स्ट्रेन भी यही होता है, लीनियर होता है। बट अगर फुल्ली प्लास्टिक में देखा जाए तो फुल्ली प्लास्टिक में देखा जाए तो स्ट्रेन मेरा ये हो जाएगा और स्ट्रेस जो होता है ये स्ट्रेस हो जाता है, रेक्टेंगुलर हो जाता है स्ट्रेस। यहाँ पर पूछ रहा है स्ट्रेन का, पूछ रहा है प्लास्टिक हिंज पे कितना होता है। स्ट्रेन जो होगा लीनियर हो जाएगा, दैट इज ये। यही में अगर स्ट्रेस पूछता तो ये स्ट्रेस हो जाता। ये किसके लिए है, स्ट्रेस कब, तब प्लास्टिक हिंज बन रहा है, तब दैट प्लास्टिक हिंज, ये स्ट्रेस हो जाएगा और ये स्ट्रेन हो जाएगा। स्ट्रेन पूछ रहा था तो स्ट्रेन मेरा ये हो जाएगा। नेक्स्ट ये है पार्शियली, जब पार्शियली रहे, पार्शियली एक्ट करे तब ये हो जाएगा पार्शियली पे स्ट्रेन का, ये भी पार्शियली का है। तो इस तरह से जो इसका आंसर जो होगा स्ट्रेन के लिए वो ए हो जाएगा। नेक्स्ट है इन द सोन पोर्टर फ्रेम विथ लोड ऑल मेंबर्स हैव द सेम प्लास्टिक मोमेंट ऑफ रेसिस्टेंस MP, द रेशियो P1 to P2 फॉर बीम एंड स्वे मैकेनिज्म। P1 किसके लिए है, बीम के लिए, और P2 किसके लिए, स्वे मैकेनिज्म के लिए। सबसे पहले इसमें निकालते हैं। अगर बीम के लिए निकाला जाए तो बीम में कितना हो जाएगा, एक यहाँ पे बनेगा, एक यहाँ, तो यहाँ पर 1 2 3 1 4। यहाँ पर देखा जाए तो बीम के लिए फर्स्ट केस में तो P1 मेरा कितना हो जाएगा 4MP डिवाइड बाई L, 4MP। अच्छा, यहाँ पे 4MP और L/2 होगा ना, L/2, तो इसमें P/2 L/, अच्छा फर्स्ट केस में देखा जाए तो
P1 इंटू एल बाई टू थीटा इज इक्वल टू 4 MP बाई एल। यहाँ से मल्टीप्लाई करें तो P1 का वैल्यू कितना हो जाएगा मेरा 8 MP बाई एल हो गया। P2 निकाला जाए तो P2 क्या बोल रहा है, स्वे मैकेनिज्म, स्वे में एक यहाँ बनेगा, एक यहाँ बनेगा, एक यहाँ, एक यहाँ। इसमें भी कितना बन रहा है, तो इसमें बन रहा है मेरा 4, तो इधर हो जाएगा, लेकिन P और यहाँ L लग रहा है, लेंथ L है, तो P2 इंटू एल इंटू थीटा इज इक्वल टू 4 MP बाई एल। इसमें मल्टीप्लाई करेंगे थीटा तो P2 हो जाएगा मेरा 4 MP बाई एल। यहाँ से कह ले हैं कि P1 मेरा कितना हो जाएगा 8 MP बाई एल और P2 कितना आ गया मेरा 4 MP बाई एल। दोनों का रेशियो पूछ रहा है तो कितना हो जाएगा 2, दैट इज 2। नेक्स्ट है, नेक्स्ट सेशन रीजन का क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है, बोथ ट्रांसवर्स एंड लॉन्गिट्यूडनल फ्रेम इन स्टील बिल्डिंग आर सब्जेक्टेड टू इक्वल अर्थक्वेक फोर्स। मतलब ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडनल जो दोनों फ्रेम है, ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडनल दोनों फोर्स जो दोनों फ्रेम है तो दोनों इक्वल अर्थक्वेक फोर्स अटेंड करता है, एक्ट करता है, तो सही है। क्यों करता है, अर्थक्वेक फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू मास ऑफ ईच फ्लोर। तो मास जो अर्थक्वेक फोर्स है किस पे प्रोपोर्शनल होता है, तो मास जो होता है फ्लोर का उस पर प्रोपोर्शनल होता है, तो इस तरह से इसका आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, इन ए प्लेट गर्डर ऑफ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन इंटरमीडिएट वर्टिकल स्टिफनर आर प्रोवाइडेड एट क्लोजर स्पेसिंग इन द मिडिल rather than the support। मिडिल पे नहीं, ये सपोर्ट के नज़दीक में होता है, मिडिल पे नहीं, तो ये गलत हो गया, ये गलत हो गया तो ऑटोमेटिक मेरा आंसर डी हो जाएगा। ऐसे देख लेते हैं, इंटरमीडिएट वर्टिकल स्टिफनर आर प्रोवाइडेड टू प्रिवेंट द वेब फ्रॉम द बकलिंग। जो वेब बकलिंग होता है उसको प्रिवेंट करने के लिए हम लोग इंटरमीडिएट वर्टिकल स्टिफनर प्रोवाइड करते हैं। इंटरमीडिएट वर्टिकल स्टिफनर प्रोवाइड करते हैं प्लेट गर्डर में, जो प्रिवेंट करता है किसका, वेब बकलिंग को, तो ये सही है, ये गलत है, तो इस तरह से इसका आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, द सेफ फैक्टर ऑफ ए सर्कुलर इज लेस देन दैट ऑफ द रेक्टेंगुलर। सेफ फैक्टर जो होता है हम लोग जानते हैं, सेफ फैक्टर को अल्फा से इंडिकेट करते हैं, अल्फा हमेशा 1 से ज़्यादा होता है, पहला चीज़ है। दूसरा होता है सेफ फैक्टर जो होता है सर्कुलर का वो कितना होता है 1.7 होता है, और किसका पूछ रहा है इसमें, रेक्टेंगुलर, रेक्टेंगुलर का कितना होता है, रेक्टेंगुलर का 1.5 होता है। तो क्या पूछ रहा है इसमें, सेफ फैक्टर ऑफ ए सर्कुलर सेक्शन इज लेस, सर्कुलर का लेस हो रहा है किसका, रेक्टेंगुलर के, जो कि गलत है। सर्कुलर का 1.7 होता है और रेक्टेंगुलर का 1.5 होता है, तो लेस नहीं है, ज़्यादा है, तो ये लेस नहीं होगा, ये मोर होगा, क्योंकि 1.7 होता है और 1.5 होता है, तो पहला मेरा गलत हो गया, तो पहला गलत। दूसरा क्या है, कंपेयर टू रेक्टेंगुलर सेक्शन ए सर्कुलर सेक्शन हैज मोर एरिया नियर द, जिसका सेफ फैक्टर किसका ज़्यादा होता है, सेफ फैक्टर किसका ज़्यादा होता है, जिसका जो एरिया है क्रॉस सेक्शन एरिया सेंटर के अबाउट ज़्यादा रहे, जो एरिया है न्यूट्रल एक्सिस के अबाउट जिसका ज़्यादा रहता है उसका जो सेफ फैक्टर होता है वो ज़्यादा होता है। यही बोल रहा है इसमें कि कंपेयर टू रेक्टेंगुलर सेक्शन ए सर्कुलर सेक्शन हैज़ मोर एरिया नियर द न्यूट्रल एक्सिस। अगर ये देखा जाए, ये सर्कुलर सेक्शन हो गया, ये रेक्टेंगुलर सेक्शन हो गया, अगर न्यूट्रल एक्सिस के अबाउट देखा जाए तो इसका एरिया जो है वो ज़्यादा है, इसीलिए इसका जो सेफ फैक्टर होता है ज़्यादा होता है, इसका 1.7 होता है और इसका 1.5 होता है। तो यही बोल रहा है कंपेयर टू रेक्टेंगुलर सेक्शन सर्कुलर सेक्शन हैज़ मोर एरिया नियर द न्यूट्रल एक्सिस द एक्सट्रीम फाइबर। इस तरह से ये सही हो गया, ये सही है, ये गलत है, तो आंसर इसका डी हो गया। नेक्स्ट है, द फ्लेंज एरिया मेथड ऑफ डिजाइन ऑफ प्लेट गर्डर इज अप्रोक्सीमेट मेथड। जो फ्लेंज एरिया मेथड होता है वो क्या है, अप्रोक्सीमेट मेथड है, ठीक है, ये अप्रोक्सीमेट मेथड है। क्यों, क्योंकि बेंडिंग स्ट्रेस इन कंप्रेशन एंड टेंशन फ्लेंज आर एज्यूम टू बी लिनियर डिस्ट्रीब्यूटेड। ये रीजन सही नहीं है, मतलब ये एक्सप्लेनेशन इसका सही नहीं है, ये आंसर सही है, इसका जो होता है लीनियर होता है। बेंडिंग स्ट्रेस जो होता है इन कंप्रेशन एंड टेंशन फ्लेंज आर एज्यूम टू बी लीनियर, जो बेंडिंग स्ट्रेस लीनियर है, तो ये भी सही है, बट एक्सप्लेनेशन सही नहीं है इसका। तो अप्रोक्सीमेट मेथड है, क्यों है अप्रोक्सीमेट मेथड, उसके बारे में ये एक्सप्लेन नहीं किया है, इसलिए दोनों में रिलेशन नहीं है, दोनों में कोई भी रिलेशन नहीं है, लेकिन दोनों इंडिपेंडेंटली सही है, तो इस तरह से इसका आंसर जो हो जाएगा बी हो जाएगा। यह नेक्स्ट था, अब नेक्स्ट नहीं है, तो यहाँ पर हम लोग ख़त्म होता है। इस तरह से हम लोग देखें कि गुप्ता एंड गुप्ता का जो 13 नंबर चैप्टर था, 13th नंबर चैप्टर था स्टील स्ट्रक्चर में हम लोग टोटल 231 तक का जो क्वेश्चन है उसको एक्सप्लेन करके सॉल्व करके ख़त्म कर चुके हैं। पूरा एनालिसिस करते हुए हम लोग इसका एंड कर दिए। तो 1 से लेकर के 231 तक का जो क्वेश्चन है स्टील स्ट्रक्चर का गुप्ता एंड गुप्ता का, वो हम लोग यहाँ पे एंड करते हैं। नेक्स्ट चैप्टर के साथ फिर नया वीडियो में फिर से शुरुआत करेंगे, जब तक इसको हम लोग अंत कर